जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 नवंबर 2021 है। 19 नवंबर कई चीज़ों को लेकर के फेमस है। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ आज गुरु नानक जयंती भी है। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। इस न्यूज़ में जो बेसिक प्रोविज़न है पॉस्को के बारे में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आखिर पॉस्को कानून क्यों आया था देश में, कब आया था और उसका अमेंडमेंट कब किया गया था और उसका बेसिक प्रोविज़न क्या है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, अपने डिसीजन में क्या कहा वो इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों के साथ स्किन टच करके ही उनके साथ जो आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं सिर्फ वही पॉस्को के दायरे में नहीं आएगा। अगर किसी तरह से बच्चों का पीछा करते हैं या उस इंटेंशन से बच्चों का पीछा करते हैं, उस इंटेंशन से टच करने का प्रयास करते हैं, वह भी आपके सेक्सुअल असॉल्ट के दायरे में आएगा और वहाँ पे भी आपको पॉस्को के तहत आप पे केस किया जा सकता है। देखो, पॉस्को के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। पॉस्को मतलब होता है प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। 2012 में पॉस्को एक्ट आया था। पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कम करने के संबंधी कानून है, 2012 में आया था। प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए बेसिक प्रोविजन किया गया है पॉस्को कानून में। इस अधिनियम के तहत बालक का जो डेफिनेशन दिया गया है, यानी बालक 18 वर्ष से कम व्यक्ति के जो होंगे, 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होंगे उसे बालक कहा गया पॉस्को एक्ट के द्वारा। तो बालक को डिफाइन किया गया है पॉस्को एक्ट में। साथ ही साथ इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं किया गया, यानी बच्चों में जो भी बच्चा होगा जो 18 साल से कम आयु के होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। सेक्सुअल असॉल्ट पुरुष के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है, किसी तरह का भेदभाव पॉस्को एक्ट में नहीं किया गया। पॉस्को अधिनियम में जो है बच्चों की आयु जो डिसाइड किया गया है वो किया गया 18 वर्ष से कम। इस बार ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी ने कंडक्ट किया था ईपीएफओ का एग्जाम, और ईपीएफओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 1948 में आया था, इस अधिनियम के तहत बच्चों की उम्र क्या है, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपको ईपीएफओ के एग्जाम में। तो कंपनी एक्ट के तहत जो है बच्चों की उम्र जो डिसाइड किया गया वो किया गया 15 वर्ष। तो 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बच्चा कहलाएगा कंपनी एक्ट 1948 के तहत। इसी तरह से बाल मजदूरी निषेध और विनियम अधिनियम 1986 में आया था और इस एक्ट के तहत बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा गया है। इसी तरह से किशोरी न्यास बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा गया है और पॉस्को एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के जो भी होंगे उसे बच्चा कहा गया। तो बच्चों का जो एज डिफरेंस है ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस भी आपसे पूछ सकता है। हर एक्ट में बच्चों का एज अलग अलग डिसाइड किया गया। अब देखो, पॉस्को में अमेंडमेंट आया था 2019 में। 2019 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। क्यों संशोधन वो क्या हुआ था, उसका रीजन था कि उस समय में देश भर में कहीं के आंदोलन चल रहे थे। कठुआ कांड हुआ था जो बच्चों का एक क्रूरतम हत्या था कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। यानी जो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची होगी उसके साथ अगर किसी तरह का दुष्कर्म कोई करेगा तो उसके मृत्यु दंड यानी उसको फांसी की सजा दिया जाएगा। दुष्कर्म के मामले में जो 2012 में पॉस्को आया था उसमें दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रोविजन था। 7 वर्ष का सश्रम, यानी जेल में अगर आप रहिएगा तो आपको श्रम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। 7 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रोविजन था। न्यूनतम सजा को बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया अब,
और इसे बढ़ा करके आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है। तो भविष्य में इसको हो सकता है आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन 2019 में जो प्रोविज़न किया गया है उसमें दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष और सश्रम कारावास के प्रोविज़न किया गया। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 वर्ष से सजा बढ़ा करके 20 वर्ष कर दिया गया और इसे आजीवन कारावास इसे भी किया जा सकता है। 16 साल से कम उम्र की दुष्कर्म के आरोपित या सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, कोई समूह 16 वर्ष से कम उम्र के आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़े गए हैं तो ऐसे कंडीशन में उसे अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जमानत का निर्णय देने से 15 दिन पहले जो पीड़िता पक्ष है, पीड़िता पक्ष की सहमति के आधार पर ही कोर्ट जमानत दे सकती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश के अंतर्गत दुष्कर्म के मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की व्यवस्था करेगी और ऐसे मामले का 2 महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोविज़न किया गया था 2019 में। हालांकि 2012 में बहुत सारे प्रोविज़न किए गए थे, लेकिन 2019 में कानून को और सख्त बना दिया गया था। देखो ये भी इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 4 गांव जो है चीन ने भूटान की सीमा के पास बनाए हैं 4 गांव। आपको पता है कि डोकलाम विवाद जो चला था बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच चला था और उसका रीजन था डोकलाम एक जगह है जो भारत, चीन और भूटान के संगम पे स्थित है एक तरह से। तो भूटान की सुरक्षा करना भी कहीं न कहीं भारत की, कह सकते हो कि भारत का एक तरह से कर्तव्य है। भूटान की सुरक्षा करना भी भारत का कर्तव्य है। और भूटान का आप देखोगे मैक्सिमम कॉन्सुलेट जो है उसका है वो दिल्ली में है। देखो क्रिप्टो करेंसी को बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो एक वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, एक यूट्यूबर है उनका, तो उनको आप देख सकते हो। क्रिप्टो के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अब देखो क्रिप्टो करेंसी के साथ इशू क्या है। क्रिप्टो करेंसी के साथ इशू यह है कि इसको कोई सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती है, यानी ये जो है सरकार के रेगुलेशन से बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में क्रिप्टो करेंसी पर अगर कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा तो उसको जो है, अगर कोई फ़ायदा होगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होने लगा तो सरकार को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा और देश में विकासात्मक गतिविधि भी बंद हो जाएगा। इसलिए क्रिप्टो करेंसी खतरनाक कंडीशन में है। संसद में जयंत सिन्हा की समिति इस पर डिसाइड कर रही कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए, सरकार क्या करे। बहरहाल इसको आप लोग पढ़ लेना और हो सके तो क्रिप्टो करेंसी का बेसिक इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है, वो जाकर के देख लेना। किसी दिन मैं डिटेल से क्रिप्टो करेंसी के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्रिप्टो करेंसी के और कुछ नेगेटिव पॉइंट दोनों को मैं डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो में। अगेन ये टॉपिक डेली चर्चा में रहता है, डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो बस एक लाइन का इन्फॉर्मेशन है, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया है। बेसिक इतना ही याद रखना आपको। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। सेना देश के प्रत्येक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है, हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री जी का। कोने कोने से जल्द शुरू होने वाला है हेलीकॉप्टर यात्राएं। हेलीकॉप्टर को लेकर के सरकार अब काम कर रही है। देखो अभी जो चल रहा है, हमारे देश में शुरुआत हुआ था उड़ान योजना की। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना की शुरुआत हुआ था 21 अक्टूबर 2016 को, और इसलिए 21 अक्टूबर को जो है उड़ान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चूँकि इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया जाता है और 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी के समय में एक चर्चा था कि सबसे अधिक उड़ान योजना के तहत जो नए नए एयरपोर्ट बने हैं, जो सुदूर इलाकों में एयरपोर्ट बने हैं, ग्रामीण इलाकों में एयरपोर्ट बने हैं, तो वहाँ में सबसे अधिक रिवेन्यू किस एयरपोर्ट से मिल रहा है, तो सबसे अधिक रिवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है वो दरभंगा एयरपोर्ट से प्राप्त हो रहा है। उड़ान योजना के तहत बनने वाली सभी एयरपोर्ट में सबसे अधिक रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है दरभंगा एयरपोर्ट से, जो बिहार में स्थित है। अब देखो उड़ान योजना का जो है, उड़ान योजना का ये जो था 2016 में शुरुआत हुआ था, उसे उड़ान 1.0 आप बोलो। उसके बाद उड़ान 2.0 भी है, दूसरी आई उड़ान, उड़ान का सेकेंड टर्म आया। उसके बाद उड़ान का तीसरी आया 3.0।
उसके बाद उड़ान का 4.0 भी आ चुका है, और अभी जो सरकार काम कर रही है वो उड़ान 4.1 पे काम कर रही है। उड़ान 4.1 21 अक्टूबर 2021 को ही आया है। अब सरकार की जो है नेक्स्ट जो सरकार की सोच है, दृष्टिकोण है कि अब हेलीकॉप्टर सेवा भी धीरे धीरे बहाल किया जाए, हर जगह हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरुआत किया जाए। ये बेसिकली उड़ान का नया जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है उड़ान 4.1 के तहत। तीन हजार से अधिक शहर प्लास्टिक बैग मुक्त, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। और आपको टारगेट याद रखना चाहिए, हमारा जो टारगेट है प्लास्टिक एलिमिनेशन का, वो टारगेट है हम इम्प्लीमेंट करेंगे पूर्ण रूप से, प्लास्टिक बंद करेंगे 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से भारत में पूरी तरह से प्लास्टिक बैन हो जाएगा। अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये जो ऐसा टॉपिक है लगता है मुझे पहली बार मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ये कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशा कानून आया था 1996 में, और ये कानून का पूरा जो नाम है ये है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वहाँ के लिए बेसिकली ये प्रोविज़न आया था। और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि कई सारे देश में आदिवासी एरिया जो है वहाँ पे ये कानून लागू हो चुका है। मसलन नॉर्थ ईस्ट के कई सारे एरिया में, कई सारे राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये कानून लागू नहीं हुआ। इंडिया में सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लोग रहते हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में ये कानून लागू नहीं हुआ, तो उसी को लेकर के हमारे देश के जो मंत्री साहब हैं उनको स्टेटमेंट है कि इसे जल्द से जल्द इन जगह पे भी लागू किया जाएगा। अब देखो पेशा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। इसका जो पूरा नाम है उसको कहते हैं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996। तो फुल फॉर्म इसका यही है, इंग्लिश में प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन को ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक समिति बनाया गया था। इस समिति का नाम था भूरिया समिति। 1995 में भूरिया समिति बनाया था कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था देश में आदिवासी एरिया में लागू किया जाए, इसके लिए भूरिया समिति बना था 1995 में। और भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पे 1996 में पेशा कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। भारत में अधिकांशतः अनुसूचित जनजातियों को सामूहिक रूप से आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिला है। तो आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को मान्यता मिला है। पेशा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, जबकि राज्य विधान पंचायतें और ग्राम सभाओं को समुचित कार्य के सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार भूमिका होता है। देखो इसका मतलब ये है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का कानून होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन जहाँ पे पेशा अधिसूचित किया जाएगा, जो जगह, जो पर्टिकुलरली जगह, मान लेते हैं ये जगह को अगर पेशा अधिसूचित किया जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी पंचायत होंगे, जितने भी ग्राम सभा होंगे, वो स्वतंत्र होंगे, निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, ऑटोनोमस होंगे। उसको राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोनोमस होंगे। इसका प्रोविज़न किया गया है पेशा का। और ये क्यों किया गया है? ताकि आदिवासी लोग अपने आप को संरक्षित कर सकें। पेशा निर्णय लेने के लिए पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लोगों को पारंपरिक रूप से अपने अधिकार को संरक्षित करें, अपना खुद वो लोग डिसीजन ले, ये पेशा कानून का बेसिक प्रोविज़न है। आदिवासी एरिया में ये बेसिकली अपना खुद का कानून हो, खुद वो लोग डिसीजन लें और खुद इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें कुछ प्रोविज़न किया गया, 10 प्रोविज़न का मैं डिस्कस करता हूँ जो पेशा में किया गया। पहला तो ये किया गया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का अनिवार्य परामर्श का अधिकार। अब देखो अनिवार्य परामर्श का अधिकार क्या होता है? अगर मान लो भूमि अधिग्रहण करना होगा, लैंड एक्विजिशन करना होगा केंद्र सरकार को, तो ऐसे कंडीशन में, या राज्य सरकार को करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में वो पंचायत से परमिशन नहीं लेगी, राइट। या परमिशन अगर लेगी भी पंचायत से, अगर मान लो
पंचायत को अगर बोलेगी भी या पंचायत से बातचीत भी करेगी तो पंचायत की बातों को उन्हें मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगी। लेकिन पेशा कानून के तहत ये कहा गया है कि पंचायत के अनिवार्य परामर्श का अधिकार होगा। अनिवार्य परामर्श मतलब होता है कि पंचायत ने कहा कि इस क्षेत्र से आपको रोड नहीं गुजरना है तो वो नहीं गुजारेगी केंद्र सरकार। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में पंचायत के पास ऑटोनॉमी होगी। पंचायत जो राज्य सरकार को बोलेगा और केंद्र सरकार को बोलेगा, अनिवार्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मानना होगा। तो कई सारे जो है, अगर आप स्थानीय स्वशासन की बात करोगे, 73वें संविधान संशोधन की बात करोगे या ग्राम पंचायत की बात करोगे तो ग्राम पंचायत और पेशा में कई सारे डिफरेंसेस हैं। ग्राम पंचायत पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं होती है, लेकिन पेशा को पूरी तरह से ऑटोनोमस किया गया। पारंपरिक आस्था और आदिवासी समुदायों की संस्कृति को संरक्षण देना। लघु उत्पाद का स्वामित्व। लघु उत्पाद क्या होता है? जंगल के जो उत्पाद होते हैं उसको लघु उत्पाद कहते हैं। जैसे बहुत सारे उत्पाद हैं, आई थिंक मुझे जो याद आ रहा था, महुआ। महुआ हम लोग बचपन में काफ़ी खाए हैं, तो महुआ को भी, इसको भी कहा जाता है लघु उत्पाद, माइनर फॉरेस्ट। तो लघु वन उत्पाद जो होता है इसको भी एमएसपी के दायरे में ये भी आता है। लघु वन उत्पाद के लिए अलग से एमएसपी डिसाइड किया गया, यानी सरकार इसको परचेज करती है एमएसपी के माध्यम से। स्थानीय विवाद का समाधान करेगी पेशा। स्थानीय विवाद का समाधान करेगी। भूमि अलगाव को रोकेगी। शराब के उत्पादन, आवासन और निषेध का नियंत्रण का अधिकार होगा पेशा के पास। गांव के बाजार का प्रबंधन होगा। साहूकारों का नियंत्रण होगा। अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई अन्य अधिकार होगा वो पेशा के पास होगा। तो देखो बेसिकली यही चीज़ है कि पेशा के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन होगा या ग्राम सभा का गठन पेशा के माध्यम से ही गठन होगा। लेकिन पेशा के माध्यम से जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का गठन होगा वो जो नॉर्मल ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से कई हद तक भिन्न है। और ये जो 10 प्रोसेस मैंने बताया, इस 10 तरीका से वो पूरा भिन्न है। तो पेशा को विशेष शक्ति दिया गया है ताकि वो आदिवासियों की जो परंपरा है उसको सुरक्षित कर सके, आदिवासियों का विकास कर सके, आदिवासियों का अपना वहाँ पे सरकार हो, अपना डिसीजन हो और सरकार उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हो। ये बेसिकली पेशा का प्रोविज़न किया गया था। और ये जो बनाया गया था बेसिकली भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पर बनाया था। तो समिति का नाम भी याद रख लेना, 1995 में पेशा भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पे बना था। देखो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं देख रहा हूँ कि कई वर्ष से, लगभग 1-1.5 वर्ष से तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि आर्टिकल 44, भारत के संविधान के आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता पर लगातार डिस्कस हो रहा है। केंद्र सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कई सारे हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप जो है समान नागरिक कानून आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट कीजिए। देखो यहाँ पे कई सारी प्रथा जो है सब अलग होता है। शादी का जो है एक प्रोसीजर अलग होता है, हिंदू में, मुस्लिम में अलग होता है, सिख में अलग होता है, जैन में अलग होता है, क्रिश्चियन में अलग होता है, सबका अलग अलग अपना कानून है। तो ऐसा कहा गया है कि समान नागरिक संहिता आने के बाद सबके लिए सेम कानून होगा, कोई कानून में डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर समान नागरिक संहिता आ जाता तो ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए सरकार को कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसके कई प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑलरेडी इस पे हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी नोट्स आपके पास होना चाहिए, समान नागरिक संहिता के बारे में। अब बायोफ्यूल से उड़ सकेंगे स्पाइस जेट्स। देखो सबसे पहले तो ये याद रख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून में है। IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। मैं गया हूँ इस जगह पे, देहरादून में ये है पर्टिकुलरली ये संस्थान। अब IIP ने 27 अगस्त 2018 में बायोजेट फ्यूल से, यानी बायोफ्यूल से एक उड़ान उड़ाया था। और क्वेश्चन कई पीसीएस ने उसके बाद पूछा था। स्पाइस जेट नामक उड़ान थी जो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरा था। तो देहरादून से दिल्ली आया था स्पाइस जेट और उसमें जो फ्यूल यूज हुआ था वो बायोफ्यूल यूज हुआ था। तो उसके बाद लगातार सेना भी जो है उत्सुक है और लगातार रिसर्च और हो रहा है
और अब फाइनली आईआईपी का कहना है कि यहाँ से जो बायोफ्यूल बनेगा, बायोजेट फ्यूल बनेगा, उससे हमारी जो फाइटर जेट है, हमारे देश में जितने भी फाइटर जेट है, चाहे राफेल हो, चाहे अन्य कोई भी तेजस हो या अन्य कोई भी फाइटर जेट हो, अब फाइटर जेट भी बायोफ्यूल से उड़ सकता है। देखो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आपको लिखना हो कभी भी कि पर्यावरण को सुधार के लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक एक पॉइंट में जरूर इस पॉइंट को भी मेंशन कर दे कि बायोफ्यूल के माध्यम से ही अब स्पाइस जेट भी उड़ेगी। क्योंकि स्पाइस जेट में जो मान लेते हैं फ्यूल यूज होता था, वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा कारण था। तो स्पाइस जेट में अगर बायोफ्यूल यूज होगा तो पोल्यूशन कम होगा। तो पोल्यूशन कम करने के लिए भी ये सब स्टेप को आप लिख सकते हैं। 100 देशों को 6.5 करोड़ से अधिक टीकों का निर्यात। जब टीका हम किसी अन्य देश में भेजते हैं तो हमें पैसा तो मिलता है उस अन्य देश से, हमें निश्चित तौर पर पैसा मिलता है, लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी काफ़ी बढ़ती है उस देशों में। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में UNHRC का जो सदस्य का चुनाव हुआ था, भारत को 193 देश में 185 से भी अधिक वोट मिला था। आप सोच सकते हो 193 कंट्री में 185 से अधिक वोट इंडिया को मिला था UNHRC के सदस्य बनने में। तो जब भी हमारा वैक्सीन किसी अन्य देश में जाता है तो हमारे विदेश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में अंतर है। हार्ड पावर क्या होता है कि आपके पास जो मसल पावर है उसको हार्ड पावर कहते हैं। आपकी सेना आपके पास हार्ड पावर हो गया, आपका जो रुपया हो गया, आपके पास डॉलर अधिक है, वो हार्ड पावर हो गया। सॉफ्ट पावर क्या होता है कि आपकी जो संस्कृति है, इस तरह का कोरोना वैक्सीन भेजे आप किसी देश में, ये सॉफ्ट पावर हो गया। आपकी संस्कृति सॉफ्ट पावर हो गया। गांधी जी भारत के सॉफ्ट पावर के आधार स्तंभ है। गांधी जी भी सॉफ्ट पावर में माने जाते हैं। तो सॉफ्ट पावर भारत का काफ़ी स्ट्रांग है। देखो आर्थिक छलांग का सही समय, यही सही समय एनपीए देश में कम हो रहा है, और एनपीए कम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आर्थिक छलांग का यही समय है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है। अब इस पोस्ट का पोस्टमार्टम करो। देश में आर्थिक विकास का सही समय है, चूंकि एनपीए कम हो रहा है। और एनपीए कम हो रहा है क्योंकि देश में एक कानून आया था, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवालिया कानून, नया दिवालिया कानून आया था 2016 में। और इसी कानून के आने के बाद एनपीए की समस्या कम हुई। अभी तो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना बंद किया था, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब दे रही थी वर्ल्ड बैंक, उसमें भी भारत की रैंकिंग लगातार इंप्रूव हो रही थी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। ये कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2016 में ये कानून आया था। और ये कानून आने के बाद अगर मान लेते हैं कोई कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करना चाहती है, कोई कंपनी के पास लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने वर्कर को पैसा नहीं दे पाएंगे, हम अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी जाती है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी में 1000 बंदे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब जो है मैं उन लोगों को पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे अपने आप को दिवालिया घोषित करने में जाना पड़ता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और कहते हैं हम वहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने कंपनी के लोगों को पैसा नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए, मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए। और ऐसी कंडीशन में NCLT के द्वारा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाती है, जिसे IP कहते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है कि उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं सबसे बातचीत करता है, शेयर होल्डर से पूछता है कि अगर क्या आप कंपनी को चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। मान लो जो जितना भी शेयर होल्डर था वो कहा कि नहीं, मैं खुद से कंपनी चलाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस कंपनी का जो मेन शेयर होल्डर है वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलकर चला लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में IB का काम वहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो जितने भी शेयर होल्डर वो कहते हैं कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा कि उस कंपनी को दिवालिया घोषित करके उसको बेच देगा, और बेचने के बाद जितना भी पैसा होगा वो सारे के सारे पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा शेयर होल्डर के पास। तो ये कानून आने के बाद देश में काफ़ी हद तक देख रहे हैं कि NPA भी कम हो रहा है।
देखो, गूगल इंडिया ने एमएसएमई के लिए शुरू की नई सेवा, महिलाओं को विशेष छूट। सबसे पहले तो आपको एमएसएमई के बारे में पता होना चाहिए। एमएसएमई जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल 2017 में डिसाइड किया गया। सबसे पहले एमएसएमई का फुल फॉर्म में बताता हूं। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 27 जून को एमएसएमई डे मनाने की घोषणा किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 27 जून एमएसएमई दिवस। 2021 में जो एमएसएमई की थीम थी एमएसएमई दिवस की, वो थीम थी की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ये थीम थी 2021 एमएसएमई डे की। अब देखो, 1 जुलाई 2020, डेट भी याद रख सकते हो, 1 जुलाई 2020। इसी दिन को एमएसएमई में संशोधन किया गया था। एमएसएमई के डेफिनेशन में इनफैक्ट संशोधन इसी दिन किया गया था, और बहुत कम दिन में, आई थिंक 2 से 3 महीने में दूसरा संशोधन हुआ था। मई 2020 में मई 2020 में एक संशोधन हुआ परिभाषा में, और उसको फिर चेंज कर दिया गया 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई 2020 में लास्ट संशोधन हुआ है एमएसएमई के डेफिनेशन में, हमको वही याद रखना। 1 जुलाई 2020 को एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंज हुआ है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। वैसा सभी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैक्सिमम जो एमएसएमई आएगा वो माइक्रो इंडस्ट्रीज में आएगा। एक चाय का दुकान है, एक पान का दुकान है, एक ठेला वाला है, एक छोटा सा दुकानदार है, एक किराना का दुकानदार है, उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये तक होता नहीं है, तो वो सारे के सारे आएंगे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के तहत। और यही कारण है कि देश में 99% जो है माइक्रो इंडस्ट्रीज ही हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज वैसा इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, वो आपको स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास 9 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 55 करोड़ है, तो क्या ये आएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल नहीं। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। टर्नओवर भी उसका 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ से कम होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाकर के वो स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा। तो निवेश 10 करोड़ से कम, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक, ये आएगा आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज में। और मीडियम इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए। काफ़ी बड़ा होता है, 50 करोड़ अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। तो एमएसएमई के तहत जो 50 करोड़ से कम का निवेश हो और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर हो, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत आएगा। लेकिन जहाँ 250 करोड़ क्रॉस हुआ, जहाँ टर्नओवर 250 करोड़ क्रॉस हुआ या जहाँ इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ क्रॉस हुआ, वो बिग इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, वो एमएसएमई के दायरे से बाहर चला जाएगा। अब देखो, कुछ डाटा है हमारे पास। डाटा ये है कि 2018-19 के आंकड़े के अनुसार एमएसएमई के तहत भारत में 6.34 करोड़ उद्यम है। 6 करोड़ 34 लाख उद्यम है एमएसएमई का भारत में, यानी 634 लाख एमएसएमई उद्यम इंडिया में है। इसमें अधिकांशतः जो है ग्रामीण सेक्टर क्षेत्र में है, यानी 51% जो है ग्रामीण सेक्टर में एमएसएमई है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश का अगर विकास करना है तो एमएसएमई के विकास को इम्पोर्टेंस हमें देना होगा। और यही कारण है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 लाख करोड़ रुपये ब्याज मुक्त अनुदान देने का या ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रोविजन किया था एमएसएमई के लिए। वर्तमान में 11 करोड़ से अधिक लोग एमएसएमई में संलग्न हैं। 11 करोड़ से अधिक लोग जो है एमएसएमई के तहत रोजगार है, मतलब 11 करोड़ से अधिक लोग एमएसएमई में काम करते हैं। निर्यात में, देश में हमारा जितना निर्यात होता है उसमें 45% और जीडीपी में 25% का एमएसएमई योगदान रखता है। और एमएसएमई में भी 99.5% जो है सूक्ष्म श्रेणी में आता है, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज में आता है 99.5%, क्योंकि माइक्रो
इंडस्ट्रीज़ का या माइक्रो इंटरप्राइजेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। टर्नओवर 1 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये माइक्रो इंटरप्राइजेज का फंडा था, इसलिए 99.5% से अधिक माइक्रो इंटरप्राइजेज में आता है, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अब देखो, देश में 12.5% अनुसूचित जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 50% लगभग पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं एमएसएमई से। तो लगभग सबको मिला दो तो आप हो जाएगा आई थिंक लगभग 70% के आसपास। 70% पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जुड़ा हुआ है एमएसएमई से। इसलिए एमएसएमई का कल्याण करके हम अनुसूचित जाति का भी कल्याण कर सकते हैं, जनजाति का भी कल्याण कर सकते हैं और पिछड़ा वर्ग के लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। अब देखो, सरकार के प्रयास जब आप लिख रहे हो तो आज के इस पॉइंट को भी जरूर आप काउंट कर लो कि गूगल सीडीबी के साथ मिल करके एमएसएमई को 110 करोड़ रुपए का ऋण देगा। ये आज के न्यूज़ में चर्चा है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी एमएसएमई के लिए बेसिकली आया था। इसी तरह से स्फूर्ति योजना के बारे में आपने सुना होगा। स्फूर्ति योजना, ये योजना एमएसएमई के पारंपरिक जो कारीगर हैं उसके उत्थान के लिए लाया था। ये स्फूर्ति योजना आया था। एस्पायर कार्यक्रम, ASPIRE, एस्पायर योजना भी आया था, कृषि स्टार्टअप के लिए आया था। ये भी कहीं के एमएसएमई से जुड़ा हुआ। इसके अलावा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी योजना भी आया था सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए। ये भी एमएसएमई से जुड़ा हुआ था। चैंपियन पोर्टल एमएसएमई से ये भी जुड़ा हुआ है। एमएसएमई समाधान पोर्टल भी आया। ये सारा का सारा सरकार के द्वारा एमएसएमई के लिए उठाया गया स्टेप है। और भी कई सारे स्टेप हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया, देखो इस न्यूज़ के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि पूरा एमएसएमई के बारे में एक कॉन्क्रीट आइडिया आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। दुनिया भर से भारतीयों ने अपने घर को भेजे हैं 6.5 लाख करोड़, 87 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस रिपोर्ट मतलब होता है कि जो लोग विदेश में रहते हैं अपने घर को पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। मान लो कि मेरे कोई रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं और मेरे घर पे पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस इंडिया में मिलता है, क्योंकि विश्व में जहाँ भी इंडिया के लोग रहते हैं इंडिया में पैसा ज़रूर भेजते हैं। और 87 बिलियन डॉलर इंडिया उन्होंने पिछले वर्ष भेजा है। ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये भी याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रेमिटेंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, 32 मिनट हो चुके हैं। देखो, इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं वीडियो बनाने वाला था, मैं बना नहीं पाया। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है आपको 1997 से, जो कॉप का सम्मेलन होता है। मुझे समय नहीं मिला है, लेकिन आप लोग जाकर पढ़ना, 3 सम्मेलन जरूर पढ़ना आप लोग। एक तो कॉप 3 के बारे में आप लोग पढ़ना। कॉप 3 में जो है कई सारी बातें कही गई थी, और ये कॉप 3 हुआ था 1997 में। कॉप 3 का सम्मेलन 1997 में हुआ था। इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद 2007 में हुआ था बाली कन्वेंशन, बाली समझौता हुआ था, और उसके बाद पेरिस समझौता हुआ था। ये 3 सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योटो सम्मेलन, बाली सम्मेलन और पेरिस सम्मेलन। ये तीनों से ही बेसिक आइडिया क्रिएट होता है, और ये बेसिक आइडिया आज तक चल रहा है। देखो, इशू क्या है? इशू ये है कि विकासशील देश की हमेशा मांग होती है कि विकसित देशों से, और पेरिस में भी यही मांग थी कि हमें आप क्षतिपूर्ति दीजिए। आज जो विश्व में ग्लोबल इमिशन बढ़ा है, अभी तक आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक टेम्परेचर अभी तक 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। पूर्व औद्योगिक काल का 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तक बढ़ चुका है। 2030 तक आप चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। आपके देश पहले आज़ाद हुआ, आप जो है लगभग 400 वर्ष से आप आज़ाद हैं। 300-400 वर्ष से जो है औद्योगिक गतिविधि शुरू हो गई थी। 18वीं सदी के आसपास लगभग शुरू ही हो गई थी पूरे विश्व में। तो 300-400 वर्ष से जो है आपके यहाँ उद्योग चल रहे हैं। 300-400 वर्ष से लगभग 300 से अधिक वर्ष से आपके यहाँ उद्योग चल रहे हैं।
300 से 400 वर्ष से या 300 वर्ष से अधिक समय से आपके यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं उसके माध्यम से आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं, और हम लोग तो अभी आज़ाद हुए हैं। चीन और इंडिया यहाँ पे मित्र है, चीन और इंडिया दोनों मिलकर कहता है कि हम लोग तो अभी आज़ाद हुए हैं, हमारी तो 70 वर्ष ही हुआ, तो 70 वर्ष में हमने क्या कार्बन इमिशन किया। आप 300 वर्ष से कार्बन इमिशन लगातार कर रहे हैं और हम लोग तो 70 वर्ष हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप आज उठ के बोलते हैं ग्लासगो में कि एक काम करो, भारत और चीन दोनों ही अपने यहाँ कोयला संयंत्र बंद कर दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम कोयला संयंत्र अपने यहाँ बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ बिजली कैसे आएगा? तो ये इशू होता है। साथ ही साथ विकसित देशों का ये भी मांग है, अब विकासशील देशों का, सॉरी, इंडिया जैसे विकासशील देशों का ये भी मांग है कि आप 300 वर्ष से कार्बन इमिशन कर रहे हैं तो आप हमें कंपनसेशन दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें तकनीक दीजिए, तभी जाकर के हम अपने यहाँ कोयला संयंत्र बंद कर पाएंगे और तभी जाकर के हम कार्बन इमिशन कम करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाएंगे। पैसा और तकनीक हमें दोनों आपसे चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब पैसा की बात आती है और तकनीक की बात आती है, विकसित देश पीछे हट जाता है। मतलब ऐसी कंडीशन में जलवायु परिवर्तन मुद्दा विकसित देश के लिए नहीं रहता। जब भी पैसा की बात हो और जब भी तकनीक की बात हो, विकसित देश हमेशा पैसा और तकनीक देने से पीछे हटते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फंड का जिक्र है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। पेरिस में चर्चा हुआ था और पेरिस में ये बात पे सहमति बनी थी कि 2020 से विकसित देश विकासशील देशों को प्रत्येक वर्ष 100 अरब डॉलर देंगे, 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर प्रत्येक वर्ष देंगे। और अभी तक देखो महज 35 करोड़ डॉलर ही एकत्रित हुआ है जलवायु अनुकूलन कोष में। तो कहाँ 100 अरब डॉलर की चर्चा हुई थी और महज 35 करोड़ डॉलर ही कलेक्ट हुआ, सोचो। तो विकसित देश की लापरवाही की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है और यही कारण है कि मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं धरती को बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो धरती का कितना नुकसान होगा। इसके लिए आप लोग IPCC की रिपोर्ट पढ़ना, भयावह कंडीशन होगा, कई सारे द्वीप डूब जाएंगे। अब सोचो, अभी जो कोरोना महामारी की समस्या आई है, कई सारे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी के पीछे भी जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जिम्मेदार है। कोरोना महामारी भी जलवायु परिवर्तन की देन है, ये कई सारे वैज्ञानिक कह चुके हैं। बावजूद इसके विकसित देश जू तक नहीं रेंग रहा उस पर। इसको पढ़ना आप लोग, लेकिन 3 जरूर कन्वेंशन आप लोग पढ़ना। एक तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि कार्बन क्रेडिट, राइट, ये कॉन्सेप्ट कई बार आपने सुना होगा। कार्बन क्रेडिट की कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल से। दूसरा बाली कन्वेंशन पढ़ना 2007 में हुआ था, और तीसरा 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। 3 कन्वेंशन जरूर आप लोग पढ़ना। UNFCCC के तीनों कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। मुझे समय मिलेगा तो मैं तीनों पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी और एडिटोरियल आज का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो, अगर आपको लिखना हो कभी, एक तो ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आपको लिखना हो कि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के लिए या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है, तो ऊपर मैंने आपको बताया कि आप ये भी मेंशन कर लें कि हमारे यहाँ जो जेट चलेंगे, हमारे यहाँ जो जेट प्लेन चलेंगे, चाहे राफेल हो चाहे अन्य कोई भी जेट हो, वो अब बायोफ्यूल से चलेंगे। तो एक उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और एक इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में जब आपको लिखना हो तो ये भी, या डिजिटलाइजेशन के बारे में लिखना हो तो भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। या तो डिजिटलाइजेशन के बारे में लिखना हो या आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना हो, दोनों में लिख सकते हैं। क्योंकि देश में डिसाइड किया गया है, जो अभी सम्मेलन हुआ पीठासीन पदाधिकारी को सम्मेलन 82 पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन हुआ है, 82वां सम्मेलन हुआ है, शिमला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के असेंबली में। तो इसमें डिसाइड किया गया है कि अगले वर्ष 2022 तक सभी विधानसभा जो है पेपरलेस हो जाएगी। अगर विधानसभा में पेपर का यूज़ नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में पेपर बनता है पेड़ से, पेड़ कटना बंद हो जाएगा, और पेड़ कटना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस रूप से आप इसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या डिजिटलाइजेशन के बारे में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था अब डिजिटल हो रही है और सभी विधानसभा में 2022 से सभी विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी, और ये भी डिसाइड किया गया 82वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शिमला में।
तो एक ही चीज़ को, एक ही पॉइंट को आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं। जब आप लिखना शुरू करोगे, मेंस लिखना शुरू करोगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा धीरे धीरे कि किसी एक पॉइंट को आप कितनी जगह यूज कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी होता क्या है, कई सारे बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक के बारे में बता दीजिए कि टॉपिक GS1 से है, GS2 से है, या बीपीएससी में पेपर 1 से है, या पेपर 2 से है, या पेपर 3 से है, या पेपर 4 से है। मैं इसलिए उसको आप लोग पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग खुद अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपकी क्लियर होगी, धीरे धीरे आपको समझना क्लियर आपका हो जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट होता है, ये एक टॉपिक होता है। सिर्फ पेपर 1 का टॉपिक है तो ऐसा नहीं कि पेपर 1 से ही संबंधित है। उसका कुछ पर्सपेक्टिव पेपर 2 में भी काम दे सकता है, उसका कुछ पर्सपेक्टिव पेपर 3 में भी काम दे सकता है, उसका कुछ पर्सपेक्टिव GS में भी काम दे सकता है, ऐसे में भी काम दे सकता है। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस न्यूज़ को किस तरह से लेते हैं। अफगानिस्तान व आसपास के क्षेत्रों के लिए भारत आतंकवाद गंभीर खतरा, इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। कल और परसों 2 दिन मैं एब्सेंट रहूँगा, 2 दिन मैं आउट ऑफ सिटी रहूँगा, तो 2 दिन तो न्यूज़ एनालिसिस कर नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं कहीं भी रहूँ, प्रत्येक दिन दैनिक जागरण का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसको टिक करके टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ टेलीग्राम से आप लोग पढ़ लेना। फिर मंडे से मिलते हैं, मंडे को कोशिश करूँगा फिर से एनालिसिस स्टार्ट करने का। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।